गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू यूट्यूब वीडियो। आज हम बात करने वाले एचडीएफसी बैंक के बारे में। आज बहुत ही ये स्टॉक पिटा और बहुत सारा इसके बारे में न्यूज़ चैनल्स में बोला जा रहा है कि इज दिस द एंड ऑफ द स्टॉक और इज दिस द एंड ऑफ द कंपनी एंड विल इट नॉट कंटिन्यू स्टिल बीइंग अ मल्टी बैगर, जो इतने सालों से एचडीएफसी बैंक ने हमें एक मैसिव रिटर्न बना के दिया। सो विल दैट कंटिन्यू कि वो अभी हॉल्ट हो गया है? तो ये वीडियो एंड तक देखने का ट्राई करना। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में आप लोगों के साथ इसके बारे में डिस्कस करूंगा। सो प्लीज़ एंड तक देखने का ट्राई करना, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा और आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में आपको एक हेल्प और सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। इसके ऊपर हम एक टेक्नो फंडा एनालिसिस करने वाले हैं। पहले टेक्निकल चार्ट्स देखेंगे, फिर फंडामेंटल नंबर्स पे भी जाएंगे और देखेंगे कि क्यों आखिर ये स्टॉक अभी नहीं चल रहा और आने वाले समय में क्या इस मूव्स आ सकते हैं या नहीं। तो पहले हम टेक्निकल फंडामेंटल से स्टार्ट करते हैं। न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ फ्लो ये स्टॉक के बारे में अभी हमें बनता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे बहुत फॉरेन इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर हाउसेज और इन्वेस्टर्स ने भी ये स्टॉक को कम्प्लीटली राइट डाउन कर दिया है और सब लोग ने कह दिया है कि आने वाले बहुत सालों में हम वैसे टाइप का मूव एचडीएफसी बैंक की जैसी कंपनियों में नहीं देख सकते और सब ने इस पे अपने डाउनग्रेड के टारगेट्स भी दे दिए। प्लस आज भी इस पे एक बहुत ही ख़राब टाइप का ट्रिगर आया जिसके वजह से ये स्टॉक और भी ज़्यादा सिंक हो गया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑफकोर्स मैं जैसे अपने हर एक वीडियो में और अपने ट्विटर अकाउंट पर भी मैं कहते आ रहा हूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ को समझना कि जब भी हमें कोई इन्वेस्टिंग या अगर हमें कोई सेक्टोरल बेट या अगर हमें कोई ट्रेडिंग बेट लेना है तो उसमें कंसेंसस के साथ ट्रेड कभी नहीं बनता। अगर आपको कोई आके कह रहा है और अगर आपको हर एक इंसान इस टाइम पर कह रहा है कि भाई पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स ले लो और एचडीएफसी बैंक को छोड़ के पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, तो वो चीज़ से आपको ये समझना है कि एक कंसेंसस ट्रेड मार्केट में बनने का ट्राई हो रहा है। सब लोग अगर एक ही सेक्टर या एक ही स्टॉक के पीछे जाना स्टार्ट करते हैं तो जनरली हिस्टोरिकली भी देखा गया है कि वो सेक्टर या वो स्टॉक में मूव नहीं आता। अब यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को यहाँ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इस पे देख रहे हैं कि एक कंसेंसस फॉर्म हो रहा है कि एचडीएफसी बैंक अच्छा नहीं करने वाला एंड एचडीएफसी बैंक हैज़ बीन रिटन ऑफ कम्प्लीटली। सो ये मेरे मानने में बहुत ही गलत चीज़ है और इसके लिए बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हैं मेरे पास टू प्रूफ और मैं अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में भी इसे होल्ड करता हूँ। बट ऑफकोर्स ये कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, बट मैं आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा इन वेरी ईजी लैंग्वेज। क्यों? सबसे फर्स्ट ये रीज़न है कि अगर हम चार्ट को थोड़ा सा और कंप्रेस करें और अगर हम इसके मंथली चार्ट पे जाते हैं, सारे ड्राइंग्स सबसे पहले तो हम निकाल देंगे, मूविंग एवरेजेस भी निकाल देंगे और खाली स्टॉक को देखने का ट्राई करेंगे विद द टर्म्स ऑफ इट कि यार आखिर ये स्टॉक जब से लिस्ट हुआ है तब से ये स्टॉक ने कैसे टाइप का मूवमेंट हमें देखने को दिया है। अगर आप ध्यान से देखो और अगर आप इसको निफ्टी 50 के चार्ट्स के साथ कंपेयर करने का ट्राई करोगे तो आपको क्लियर ट्रेंड समझ में आएगा। वो ये है कि जब से ये स्टॉक लिस्ट हुआ है, जब से ये स्टॉक का हमने लिस्टिंग देखा है, राइट फ्रॉम जब से ये थोड़ा सा 2007 जो फाइनेंशियल बबल था उसके पहले से ये स्टॉक का अगर हम कोविड में 2020 तक का मूव देखें तो इस स्टॉक ने कुल मिलाकर अपने इन्वेस्टर्स को 1000% का रिटर्न्स दिया है इन 10 ईयर्स। 1000% का जो रिटर्न है, इफ़ दैट इज़ कंपाउंडेड इन 16 ईयर्स, दैट कम्स आउट टू बी रफली अराउंड 24% CAGR। कोई बैंकिंग कंपनी या कोई भी कंपनी इस दुनिया की अगर आपको 24% CAGR का ग्रोथ दे रही है फॉर 16 लॉन्ग ईयर्स, जो सबसे बड़े म्यूचुअल फंड्स, सबसे बड़े इन्वेस्टर्स, सबसे बड़े वर्ल्ड के सबसे बड़े ट्रेडर्स जो जिनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है ऑफ सक्सेस, वो भी इतना मैनेज नहीं कर पाते। बट अगर कोई कंपनी, एक इंडियन होम ग्रोन कंपनी राइट फ्रॉम द स्क्रैच विद सच स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, अगर आपको कोई कंपनी 24% का CAGR कंपाउंडेड रिटर्न्स दे रही है फॉर 16 ईयर्स, इट मीन्स कि वो कंपनी को बहुत कुछ पता है अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। इंडिया का पल्स ऑफ द मार्केट, उन्हें पता है इंडियन कंज्यूमर्स का चेंजिंग बिहेवियर, चेंजिंग माइंडसेट क्या है। सेकेंडली, बैंकिंग इंडिया का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्टर है।
जैसे अगर हम वेस्ट में देखें, जैसे अगर हम यूएस में देखें, वहाँ पे टेक्नोलॉजी कंपनीज़ का बहुत बोलबाला होता है। टेक्नोलॉजी कंपनीज़ जैसे मूव करते हैं, दैट सेट्स द टोन फॉर द एंटायर कंट्रीज इकोनॉमी, जीडीपी, स्टॉक मार्केट सब। वैसे इंडिया में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई कंपनी ने आपको अगर इतने सालों के लिए अगर आपको वो लोगों ने 1000% का रिटर्न दिया, इट मीन्स कि एक टाइम आएगा जब वो स्टॉक उतने ज़्यादा फोर्स या उतने ज़्यादा स्पीड से नहीं भागेगा, बिकॉज दैट इज़ द रियलिटी ऑफ द स्टॉक मार्केट। आप कोई भी कंपनी, कोई भी सेक्टर, कोई भी स्टॉक, कोई भी थीम आप नहीं देख सकते कि वो एक लीनियर टाइप का मूव बनाए और ऐसे मूव करे। ये एक स्टिल मेरे मानने में ये एक आउटलायर है। अगर आप कोई भी मिड कैप या कोई भी लार्ज कैप या कोई भी बड़ी में बड़ी कंपनी, रिलायंस आप देख लो, अगर आप उसका 15, 20, 30 ईयर्स का चार्ट देखोगे और अगर वो कंपनी स्टिल रेलिवेंट है और स्टिल उतने ही नंबर्स जनरेट कर रही है, आपको एक प्लेन सिंपल चीज़ समझ में आएगी कि एक मैसिव सा वो स्टॉक में हमें बुल रन देखने को मिलता है, जहाँ पे 4, 5, 6 साल के लिए वो स्टॉक 100%, 200%, 300%, 400% के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बना के देता है। उसके बाद वो स्टॉक साइडवेज कंसोलिडेशन में चला जाता है। अब वो साइडवेज टाइम करेक्शन है या प्राइस करेक्शन है, वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बट ये एक बेसिक इसमें समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एक कंसेंसस था कि बहुत सालों से ये कंपनी ने बहुत मैसिव ग्रोथ अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया। अब क्योंकि इतना ग्रोथ हमने इतने सालों में देख लिया है, अब बहुत ज़्यादा नेचुरल है कि द मार्केट इज़ ट्राइंग टू फाइंड न्यूअर नेम्स। मार्केट्स आर फॉरवर्ड लुकिंग मैकेनिज्म्स, मार्केट्स आर ट्राइंग टू फाइंड स्मॉलर नेम्स, जैसे IDFC फर्स्ट बैंक, ऑल ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ PSU बैंक्स, स्मॉलर बैंक्स जो इनके ही पेयर्स है या तो जो इनके ही कॉम्पिटिशन में आते हैं, जैसे ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, इंडसलैंड बैंक। Markets are trying to give some benefit और some thought process to them कि अगर ये एक ग्रोथ इंजन थी इतने सालों के लिए, कैन वी आइडेंटिफाई अदर बैंकिंग स्टॉक्स टू लीड द ग्रोथ। बट हमें यहाँ पर एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि अब तक ऑल दो स्टॉक मूव नहीं कर रहा है, लेकिन अब तक फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी के फंडामेंटल्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी का ग्रोथ है और ये आने वाले समय में भी कंटिन्यू होगा, क्योंकि मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है, एवरी कॉन्फ्रेंस कॉल जो भी ये कंपनी का मैंने अटेंड किया है, द मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी बुलिश ऑन देयर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, ऑन देयर इकोनॉमी, ऑन इंडियाज़ इकोनॉमी। और एक बात तो हमें माननी ही पड़ेगी, जब से ये स्टॉक लिस्ट हुआ है इंडिया में फाइनेंशियली, स्ट्रक्चर वाइज, टेक्नोलॉजी, इनोवेशंस, मैनेजमेंट, बहुत सारे चेंजेस इंडिया में देखने को मिले हैं, जहाँ पे इंडिया ने इतने कम टाइम में इतना मैसिव और इतना रैपिड ग्रोथ देखने को दिया है। HDFC बैंक हैज़ बीन द बैकबोन ऑफ मैनी ऑफ सच इनिशिएटिव्स। कंट्री में इस टाइम पर जितने भी एक इन्वेस्टर ओरिएंटेड वर्क प्रोसेसेस चलते हैं, यानी कि वो कंस्ट्रक्शन में हो या इंफ्रास्ट्रक्चर में हो या रियल एस्टेट में हो या टेक्नोलॉजी सेक्टर में हो या जितने भी मेगा जॉब क्रिएटिंग मशीनरीज हो या जितने भी मेगा जॉब क्रिएटिंग सेक्टर्स हो, सब में बैंकिंग सेक्टर का जो एक हाथ होता है वो बहुत बड़ा होता है। वैसे ही HDFC बैंक का जो लोन बुक है, का जो क्वार्टर बुक है, वो बहुत ही रोबस्ट है। उनके NPAs, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, बैड एसेट्स बहुत कम है एज कम्पेयर टू इट्स पेयर्स। अब टेक्निकल चार्ट्स पे मूव देखने को नहीं मिल रहा है बिकॉज ऑफ द सिंपल फैक्ट कि बहुत टाइम से ये स्टॉक चल चुका है। अगर कोई स्टॉक इतने सालों से इतना रोबस्ट मूव दे रहा है, बहुत ज़्यादा वाजिबी है कि आने वाले समय में हम और 2-3 साल भी ये स्टॉक में कुछ भी मूव ना देखें। सो एक बहुत ही लॉजिकल सेंस आ जाता है कि अब इसको प्ले कैसे करना है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक ये राउंडिंग बॉटम, इन्वर्स राउंडिंग बॉटम का जो फॉर्मेशन है, उसका फॉर्मेशन हमें स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। इन्वर्स राउंडिंग बॉटम अगर आपको विजुलाइज करने को नहीं होता है तो हम वीकली चार्ट्स पर जाते हैं और वीकली चार्ट्स पर हम इसको समझने का ट्राई करते हैं। सबसे फर्स्ट, ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा ही नीचे है और वहाँ पे ये स्टॉक कंसोलिडेट करने का ट्राई कर रहा है। थोड़े से मंथ्स पहले ये स्टॉक ने अपना 52 वीक एंड ऑल टाइम हाई ज़रूर बनाया, बट वहाँ से अगर हम देखें
तो एक बहुत ही मैसिव टाइप का हमें यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिला, जहाँ पे 1700 के लेवल्स को जस्ट टच करके स्टॉक नीचे आ गया और अभी हमें 1563 के जो लेवल्स है वहाँ पर स्टॉक अभी हमें दिख रहा है। अगर एक्सप्लेनेशन वाइज मैं आपसे बात करूँ, यहाँ पर एक इन्वर्स राउंडिंग बॉटम का हमें फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। इसको मैं यहाँ पर उठा के रख देता हूँ और यहाँ पर अगर हम देखें तो एक ये हमें इन्वर्स राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, जहाँ पे ये स्टॉक अगर ऐसे ही करंट जनरल मार्केट एनवायरनमेंट रहा और अगर निफ्टी बैंक ने सपोर्ट नहीं किया और भी बैंकिंग स्टॉक्स ने अगर सपोर्ट नहीं किया तो पुश द मार्केट हायर, तो हम देख सकते हैं कि 1500 लेवल्स और 1300 के लेवल्स भी HDFC बैंक में आ सकते हैं। बट अगर हम चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करके हम फिर भी देखेंगे कि फिर भी द स्टॉक विल बी इन अ कंफर्टेबल स्टेज 2 स्ट्रक्चर में कंफर्टेबली होगा। और अगर ऐसे ही टाइप की फंडामेंटल ग्रोथ ये कंपनी में रही एवरी ईयर, अगर द कंपनी इज स्टिल ग्रोइंग एट 20% CAGR, इट विल मीन कि स्टॉक इज़ नॉट फॉलोइंग द फंडामेंटल्स। और जब प्राइस डज नॉट फॉलो द फंडामेंटल्स और फंडामेंटली कंपनी का ग्रोथ उतना ही इम्प्रेसिव है, इट विल मीन कि एक टाइम आएगा जब ये यहाँ से रिवर्स लेगा। और जैसे हमने ITC का मूव देखा, ITC भी बहुत टाइम से नहीं चल रहा था, कुछ भी मूवमेंट ITC में भी हमें देखने को नहीं मिल रहा था, बट जैसे हमने देखा कि एक चेंज आया और बहुत सारे ट्रिगर्स कंपनी के लिए आ गए, तब 220 के लेवल से अभी 450 के लेवल्स पर है। एक लार्ज कैप कंपनी डबल हो गई है, डिविडेंड्स भी डिक्रीज नहीं हुआ है, उतना ही ग्रोथ रेट मेंटेन कर रही है। इट मीन्स कि अगर फंडामेंटली द कंपनी इज़ गुड, stock price will follow. That is a simple thing that I follow in my investment philosophy and in my investment journey. But यहाँ पर हमें ये ही देखना है कि हम इतनी बड़ी कंपनी को राइट ऑफ नहीं कर सकते, बहुत और टाइम के लिए भी ये स्टॉक कंसोलिडेट कर सकता है। इसीलिए अब मैं खुद जितने भी मेरे पास स्टॉक्स है, मैं हायर लेवल्स पर कॉल्स सेल कर रहा हूँ, सो दैट मेरा इन्वेस्टमेंट कॉस्ट और मेरा टाइम कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कवर होता रहे और मुझे ये स्टॉक से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आता रहे। बट अगर आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट उतना बड़ा नहीं है, आपको यही करना है कि आपको अब ये स्टॉक में आपने जितने भी क्वांटिटी पकड़ के रखे हैं, आपको बस उसको हाथ नहीं लगाना है, ऐड भी नहीं करना है, थोड़ा टाइम के लिए वेट करना है। और जैसे ही जनरल मार्केट एनवायरनमेंट या जनरल मार्केट सेंटिमेंट इंप्रूव हो, देन यू कैन लैच ऑन टू दिस स्टॉक। बिकॉज जब ऐसे टाइप के स्टॉक्स में एक ट्रेंड एस्टैब्लिश होता है और एक बुल रन एस्टैब्लिश होता है ना, तो ये आपको जो लेवल दिखा सकता है आप वो सोच भी नहीं सकते। 1700 के लेवल्स से 3000 के लेवल्स आर नॉट रूल्ड आउट इन द स्टॉक। अच्छा स्टॉक है, टाइम बुरा है, इसलिए हम इस टाइम पर ये स्टॉक में एक्स्ट्रा एडिशनल क्वांटिटीज़ ऐड करने का टच नहीं करेंगे, सेटल होने को देंगे, प्राइस डिस्कवरी मोड में ये स्टॉक को जाने देंगे और फिर हम इसमें देखेंगे कि हम इसमें कौन से मूव्स आने वाले समय में बना सकते हैं और कैसे हम एक मेगा ट्रेंड, हम एक ऐसे टाइप के ट्रेंड को प्रीएम्प्ट करें और देख सके कि ऐसे टाइप का मूव आए। अभी तक कंसोलिडेशन पूरा नहीं हुआ है, 6 महीने भी चल सकता है, 1 महीने भी चल सकता है, 1 साल 2 साल 3 साल भी चल सकता है। बट व्हेन द टाइम विल बी राइट, ये जो लेवल्स मैंने चार्ट पे मार्क किए हैं वो लेवल्स को मार्क कर लेना और वो लेवल से ट्रेड बनाने का ट्राई करना। अगर ये लेवल्स का नीचे की तरफ ब्रीच होता है तो स्टॉप लॉस खा के स्टॉक से एग्जिट ले लेना। बट अगर ऊपर के तरफ के ट्रिगर्स आते हैं तो कॉन्फिडेंटली अच्छे खासे मैं इसमें पोजीशंस बनाने वाला हूँ, बिकॉज इट इज़ वर्थ इट एंड द ग्रोथ इज स्टिल नॉट डन। फंडामेंटली मैं प्रूव करने का ट्राई करूँगा कि भाई इसमें नंबर्स क्या है। इतना कुछ नहीं देखेंगे कि ये कंपनी को ओन कौन करता है, क्या करता है। ऑफकोर्स बहुत सारे नामचीन इन्वेस्टर्स ये कंपनी में है और क्योंकि ये इतनी बड़ी कंपनी है, इसमें इस टाइम पर प्रमोटर्स नहीं है और 54% स्टेक इज़ विद फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये हमें एक चीज़ बताती है कि दिस इज़ अ वेरी बिग कंपनी एंड अगर 50% of the company is with foreign institutional investors, it will not let the stock fall, it will not let the stocks fail, because institutional investors know a lot of triggers, they know a lot of things जो हमें नहीं पता
और जैसे उनके न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस, जैसे उनके न्यू प्रोडक्ट सर्विसेज आएंगे, वैसे हम देख सकते हैं कि आने वाले समय में बहुत अच्छा मूव इसमें हमें देख। और जो सेकंड चीज़ मैं आपको इसमें बताने का ट्राई कर रहा हूँ वो है अबाउट द फंडामेंटल नंबर्स। और यहाँ पर अगर हम इसका सिर्फ नेट इनकम देखें, टोटल इनकम देखें थ्रू आउट द ईयर्स जो स्टॉक ने हमें देखने को दिया है, that has been very very commendable. टोटल इनकम थ्रू आउट द ईयर्स 2012 से जब तक का डेटा हमारे पास है, तब से हम देख सकते हैं कि एवरी ईयर कंसिस्टेंटली द प्रॉफिट्स हैव इंक्रीज 32,000 करोड़, 41,000 करोड़, 49,000 करोड़, 57,000 करोड़, 70,000, 81,000, 95, फिर ये 6 डिजिट्स में चला गया। ये एक ही चीज़ को सिग्निफाई करता है कि अगर कोई कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि फ्रॉम द लास्ट 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, अगर वो 20 to 25% का CAGR ग्रोथ कंसिस्टेंटली आप लोगों को दे रही है, और अगर 50% ऑफ द स्टॉक का ओनरशिप इज़ विथ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इट मीन्स कि कुछ तो ये कंपनी में बात है एंड द फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स विल ऑल्सो कंटिन्यू। ऐसा ही अगर हमें ग्रोथ यहाँ पर भी देखने को मिला कि एवरी ईयर 20 to 25% का टोटल इनकम, सेल्स, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट्स, टोटल इंटरेस्ट ऑन, अगर ऐसे ही ग्रो होता हुआ दिखा, इट विल मीन दैट, और अगर स्टॉक ने कंट्रीब्यूट नहीं किया देन दिस स्टॉक कैन गो प्लेसेस, और बहुत ही एक अच्छे मूव हमें बहुत टाइम के लिए देखने को मिल सकते हैं, जैसे ही हमें ब्रेकआउट या कुछ हमें ट्रिगर टेक्निकल चार्ट्स पर देखने को मिलता है। फंडामेंटली बहुत ही बढ़िया कंपनी है, बट क्योंकि इतने सालों से इतना मैसिव मूव ये स्टॉक ने हमें देखने को दिया है, सो थोड़े सालों का पॉज आएगा, थोड़े सालों का ब्रेक आएगा, एंड देन अगेन दिस विल कंटिन्यू इट्स मेगा बुल रन। सो इतना ही था, और भी मैं ये स्टॉक के बारे में चीज़ें कवर करने का ट्राई करूँगा जैसे टाइम जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बी सेफ।